गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी पिछली कक्षा में हिंदी 1 में चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, यानी कि भर। तो जिसमें हमने आधा पढ़कर समझ चुका है क्रिया की क्या परिभाषा है और क्रिया के कितने भेद हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ चुका है। तो फिर हम देखते हैं एक बार क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो उसे हम क्रिया कहते हैं, ये तो हमें पता है। और क्रिया के प्रकार, क्रिया को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला कर्म के आधार पर और दूसरा संरचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर हमने देखा कि कर्म के आधार पर क्रिया 2 भेद है क्रिया के, एक है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो हमने देखा 2 भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, जिसमें हमने अकर्मक क्रिया में देखा कि जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा रखती है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और हमने अपनी पिछली कक्षा में यह देखा कि द्विकर्मक क्रिया भी है। तो द्विकर्मक क्रिया का क्या काम है? कुछ सकर्मक क्रियाओं के साथ 2 कर्म जुड़े होते हैं, उन्हें हम द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। यानी कि एक के साथ दूसरा जुड़ा रहता है, क्रिया काम करने का पता चलता है, एक के साथ दूसरा भी हो रहा है कर्म, तो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि श्री रमेश शरण कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाते हैं। तो इस वाक्यों में 2 कर्म है, कक्षा 8वीं को विद्यार्थी तथा हिंदी। तो यह दोनों कर्म वाक्य में क्या और किसे प्रश्नों का उत्तर है। जैसे कि श्री रमेश शरण किसे हिंदी पढ़ाते हैं, श्री रमेश शरण क्या पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर श्री रमेश शरण किसे पढ़ाते हैं? कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को। श्री रमेश शरण क्या पढ़ाते हैं? हिंदी। तो इस प्रकार यहाँ पर द्विकर्मक क्रियाओं के साथ 2 कर्म जुड़ते हैं। एक कर्म प्राणवाची, जैसे कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थी होता है, और दूसरा कर्म यहाँ पर है हिंदी, यानी कि अप्रमाणवाचक होता है। प्राणीवाचक कर्म के साथ को प्रसर्ग लगाया जाता है, अप्राणीवाचक कर्म के साथ नहीं। प्राणीवाचक कर्म से किसको प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है, जबकि कर्म से क्या प्रश्न का उत्तर मिलता है। तो इस प्रकार हमने द्विकर्मक क्रिया के बारे में भी पढ़ा। सकर्मक और अकर्मक यानी कि क्रिया के 2 भेद, सकर्मक और अकर्मक के बारे पढ़ा, और द्विकर्मक क्रिया के बारे में भी हम अपनी पिछली कक्षा में पढ़कर अच्छी तरह से ज़रूर समझ गए होंगे। तो हम आज पेज नंबर 63 देखेंगे। तो इस वीडियो के साथ साथ हम अपना पाठ्य पुस्तक भी देखते जाएंगे, तो हमें समझना आसानी होगी, हम अच्छी तरह से पाठ को समझ सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ साथ हम अपना पाठ्य पुस्तक भी देखेंगे और इस वीडियो को सुनेंगे। तो आज हम देखेंगे पेज नंबर 63, यानी कि अपूर्ण क्रिया। तो अपूर्ण क्रिया क्या है? नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। वह आया, हमने राहुल को मनाई। इन वाक्यों में आया और मनाई अपूर्ण क्रियाएं हैं, क्योंकि इनसे वाक्य का अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता। अब यदि इन वाक्यों में कुछ सुधार कर दिया जाए तो वह घर आया था, हमने दिवाली मनाई। तो यह अपूर्ण क्यों कहा गया है? पहले के वाक्यों में आया तथा दीपावली जोड़ने से इन वाक्यों का अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया। जिन क्रियाओं से वाक्य का पूरी तरह से अर्थ स्पष्ट नहीं हो, अपूर्ण क्रियाएं कहलाती है। जो शब्द क्रिया से जुड़कर उसका अर्थ स्पष्ट करते हैं उन्हें पूरक शब्द कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में घर और दीपावली पूरक शब्द हैं। होना, रहना, लगना, ठहरना, बनाना, निकलना आदि अपूर्ण क्रियाएं हैं। तो अपूर्ण क्रिया क्या है? हम अपूर्ण क्रिया से क्या समझे कि जो हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य पूरी तरह से नहीं बनता है, तो वह अपूर्ण कहलाता है। तो अपूर्ण क्रिया, तो वह आया, तो हमने कहेंगे कि कौन आया, कैसे आया। हमने राहुल को मनाई, तो क्या मनाई?
तो इस तरह हमने यहाँ देखा कि वह आया, तो वह घर आया, कहाँ आया, वह घर आया। फिर हमने राहुल को मनाई, तो हमने दीपावली मनाई। तो यह पूर्ण हुआ। तो शब्द अपूर्ण होंगे तो वह क्रिया भी अपूर्ण होता है। तो अब हम देखेंगे संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो हमने क्रिया के दो भेद पढ़ा है, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। तो हमने कर्म के आधार पर पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखेंगे संरचना यानी कि बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। तो संरचना के आधार पर 5 प्रकार की क्रियाएं सामान्य क्रिया के अतिरिक्त होती है। जैसे क है संयुक्त क्रिया, ख है प्रेरणार्थक क्रिया, ग नम धातु क्रिया, ग कृतांत क्रिया, अंग पूर्वकालिक क्रिया। तो हमने देखा कि संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नम धातु क्रिया और कृत क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो क नंबर संयुक्त क्रिया देखेंगे। जिस क्रिया में 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है तो उस क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त का अर्थ ही क्या है, जुड़ा हुआ। संयुक्त जुड़ा हुआ होता है। तो जिस क्रिया में 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का यानी कि काम करने का एक साथ प्रयोग होता है तो उस क्रिया को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे रो पड़ा, चला गया, सुन लिया आदि। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। रोहन चला, रोहन गया, रोहन चला गया। तो पहले भाग में 2 वाक्य हैं और दोनों में 2 अलग अलग क्रियाएं हैं, जबकि दूसरे भाग में एक ही क्रिया है और इन दोनों भागों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। दूसरे भाग की क्रिया पहले भाग की क्रियाओं का योग है। जैसे चला जोड़ गया, तो यहाँ चला गया। ऐसे क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर 2 क्रियाएं यानी कि 2 काम करने का पता चलता है तो वे संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। तो संयुक्त क्रिया में जो क्रिया पहले लिखी जाती है मुख्य क्रिया होती है और अन्य क्रियाएं उसके अर्थ में कुछ और परिवर्तन कर देती हैं। पहली क्रिया को मूल क्रिया और बाद के क्रिया को रंजक क्रियाएं कहते हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्यों में सुन मूल क्रिया है और लिया था रंजक क्रिया है। तो संयुक्त क्रिया हमें पता हो गया कि संयुक्त क्रिया क्या होता है, कि संयुक्त से ही हमें पता चलता है कि यहाँ किसी चीज़ को जोड़ा गया है, कि 2 चीज़ को जोड़ा, यानी कि यहाँ क्रिया में 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है, तो इसे ही संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो हमने देखा कि 2 वाक्यों को किस तरह मिलाया गया। तो हम संयुक्त क्रिया के बारे में हम समझ चुके हैं। तो अब हम आगे ख प्रेरणार्थक क्रिया देखते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। तो जिस क्रिया से ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रेरणा का अर्थ क्या होता है, कि हम किसी को बताते हैं, सिखाते हैं, तो वही प्रेरणा होती है। तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, तो जिस क्रिया से यह हमें पता चलता है कि कर्ता यानी कि करने वाला जो काम कर रहा है वह स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है। यानी कि जो काम करना है तो हम खुद नहीं करते हैं बल्कि हम दूसरों को आदेश देते हैं कि वह काम करे, तो वही प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ देख रहे हैं विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है और शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाता है। तो पहले वाक्य में पढ़ता से बोध होता है कि कर्ता विद्यार्थी स्वयं कार्य कर रहा है और दूसरे वाक्यों में पढ़वाता है से बोध होता है कि कर्ता यानी कि करने वाला शिक्षक स्वयं कार्य नहीं कर रहा परंतु किसी अन्य को काम करने की प्रेरणा आदेश दे रहा है। ऐसी क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं।
तो हमें प्रेरणार्थक भी पता हो गया कि प्रेरणा का अर्थ क्या होता है कि दूसरों को हम आदेश देते हैं, बताते हैं, तो वही प्रेरणार्थक होता है। तो प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जिसमें कर्ता स्वयं भी किसी कार्य में सम्मिलित होता हुआ दूसरों को वह कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। वह जैसे कि है, वह उसे रुलाता है, माँ बच्चों को सुलाती है। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जिसमें कर्ता यानी कि स्वयं करने वाला जो काम करता है, स्वयं करने वाला कार्य में ही सम्मिलित होता है और दूसरों को वह कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो यहाँ हमने देखा वह उसे रुलाता है, तो रुलाने का काम कर रहा है, कर्ता किसी को रुलाने का काम कर रहा है। माँ बच्चों को सुलाती है, तो बच्चा को लेकर माँ सुला रही है, तो वह दूसरों को कार्य करने का मतलब उसको कार्य कर रही है, दूसरों को कार्य करने का ये कर रही है, काम कर रही है। तो यहाँ हमने देखा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। तो अब हम देखेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जिसमें कर्ता स्वयं किसी कार्य में सम्मिलित न होते हुए दूसरों को वह कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे वह हमें लड़कों से पिटवाता है, माँ बच्चों को नौकरानी से सुलवाती है। तो यहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या देखा कि इसमें कर्ता स्वयं वह कार्य नहीं करता है, उस कार्य में सम्मिलित नहीं लेता है, लेकिन अपना जो कार्य होता है उसको दूसरों से करवाता है, तो वही द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो हमें ज़रूर यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो अपना पाठ्य पुस्तक फिर से समझिए, पढ़कर समझ लीजिए और ये वीडियो भी फिर से देखिए, आपको ज़रूर सब कुछ समझ में आ जाएगी।